नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा रहेगी, जहां उन्होंने अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप की पोल खोलकर रख दी है। एक सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने यह साफ कहा कि रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है, और खुद अमेरिका ने भारत को तेल खरीदने के लिए कहा था ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम और आपूर्ति स्थिर रहे। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने रूस की धरती से पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दी। आगे हम बात करेंगे इस बारे में विस्तार से और देंगे आपको इस बाबत पूरी जानकारी। अगली खबर रहेगी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। बिहार के गया पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का धमाका बिहार के लिए खोल दिया। चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम कहा जा सकता है। एक साथ पीएम मोदी ने कितने जिलों को साधने की कोशिश की है और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या प्रमुख बातें कही, इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। हमारी तीसरी खबर भी बिहार से ही रहेगी, जहां चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को मुस्लिम विरोधी बताने में जुट गए हैं। चौथी खबर रहेगी देश में आवारा कुत्तों को लेकर, जिस पर सुप्रीम अदालत का बड़ा फैसला सामने आया। इस फैसले में क्या कुछ कहा गया, इस बारे में भी आपको बताएंगे। पांचवी खबर हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। 22 से 27 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। छठी खबर बाढ़ और बारिश को लेकर है। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी कहर बनकर टूटा है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात भारत रूस की सदाबहार दोस्ती की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय रूस दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच एस जयशंकर का यह दौरा बेहद अहम था। रूस की धरती से एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की पोल खोलकर रख दी है। रूस की धरती से अमेरिका को सीधा पैगाम। भारत पर अमेरिकी टैरिफ समझ से बाहर। रूसी तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार। भारत अमेरिका से भी तेल खरीद रहा। रूस की धरती से पाकिस्तान के लिए भी है संदेश। भारत, रूस, चीन की तिगड़ी, ट्रंप का खेल बिगड़ा। भारत रूस दोस्ती की ये तस्वीर अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये तस्वीर अमेरिका की उस सोच पर बड़ा चोट है जिसमें अमेरिका खुद को दुनिया का बॉस समझने की भूल कर बैठता है। ये तस्वीर अमेरिका की उस दोहरी नीति के खिलाफ है जिसे अमेरिका खुद अपने फायदे के लिए व्यापार करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपना लाभ तलाशता है तो अमेरिका उसे आंख दिखाता है और टैरिफ की धमकी देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत कई बार दुनिया को बता चुका है, भारत न तो किसी को आंखें दिखाएगा और न ही आंखें झुकाएगा। यानी नया भारत अब सिर्फ आंख में आंख डालकर बात करेगा, सही को सही और गलत को गलत बताएगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों के लिए रूस दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, जो ये बताती है कि चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न डाल ले, भारत और रूस की दोस्ती अटूट है, जिसे तोड़ना
किसी तीसरे देश के बूते की बात नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले एस जयशंकर ने रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों ने कई अहम मुद्दे पर बात की और आपसी संबंध को और प्रगाढ़ करने पर जोर दिया। इसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी टैरिफ को लेकर पूछे एक सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने अमेरिका की पोल खोल दी। एस जयशंकर ने कहा कि हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, सबसे बड़ा खरीदार चीन है। हम रूसी गैस के भी सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा खरीदार यूरोपियन यूनियन है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को आईना दिखाते हुए एस जयशंकर इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भारत वो देश है जिसे अमेरिका ने ही रूस से तेल खरीदने को कहा था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत और आपूर्ति स्थिर रहे। भारत वो देश भी नहीं है जिसका रूस के साथ 2022 के बाद सबसे ज्यादा व्यापार बढ़ा हो। मेरा मानना है कि वो दक्षिण के कुछ देश हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पर टैरिफ क्यों लगाया गया है। We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred. इतना ही नहीं, रूस की धरती से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को भी खुली चेतावनी दे दी है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत के संकल्प को दोहराया है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें 25% टैरिफ लगा दी गई है, जबकि 25% टैरिफ 27 अगस्त से लगनी शुरू होगी। इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की दलील है कि भारत रूस से अधिक तेल खरीदता है और इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। लेकिन एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए दुनिया को इसकी सच्चाई बता दी है। इस बीच चीन ने भी खुलकर भारत का समर्थन शुरू कर दिया है और अमेरिकी टैरिफ को हर लिहाज से गलत बताया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन इन दिनों बढ़ी हुई होगी, क्योंकि रूस, भारत और चीन की दोस्ती अमेरिका के उस तिलिस्म को तोड़ने जा रही है जिसकी जाल में फंसाकर अमेरिका दुनिया को अब तक ब्लैकमेल करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर बिहार से है। गया पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर जुबानी हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल बिहार में घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद चाहे कितना भी और कहीं भी छुपा हो, भारतीय मिसाइल उसे वहीं दफन कर देंगी। किए हैं, आगमन किए हैं, बहुत खुशी की बात है। जैसे हम लोग न्यूज में देखते थे, बट आज ऐसा हुआ कि हम लोग रियल में देख रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि बोधगया की धरती पे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। एनडीए सरकार आ रही है। एनडीए के अलावा बिहार की जनता और किसी को देखना भी नहीं चाहती है। बिहार में चुनाव से पहले सौगातों की बहार है। गया पहुंचे पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है।
जिसमें कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि विपक्ष इसे अपने वोट बैंक के तौर पर देखती है। ये घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। बिहार की धरती से पीएम मोदी का इशारा इस वोटर वेरिफिकेशन की ओर था, जिसके खिलाफ विपक्ष का सियासी संग्राम जारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी के जंगल राज की भी याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के राज में बिहार के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित थे। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने लालू यादव का बिना नाम लिए भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोई बेल पर बाहर है तो कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और देश में ऐसे तमाम नेता है जो जेल से सरकार चलाते दिखे हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे। जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। जिस गया की धरती से बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था, पीएम मोदी ने वहां से आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर भारत की शांति भंग करने की कोशिश हुई तो हमारी सेना क्या कर सकती है, उसे दुनिया ने देख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी।
इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और दावा किया कि डबल के इंजन की सरकार बिहार के हित में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी दल की नजर साफ तौर पर दिखती है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई है जिससे उन्हें मुस्लिमों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दरअसल मदरसा बोर्ड के एक कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिस पर बिहार की सियासत गर्म दिखती है। तो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहार में कौन कौन वोट देगा। ये चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। बिहार में मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है, जिस पर हर सियासी दल की नजर होती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर मुस्लिम समुदाय को नाराज कर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिस पर प्रदेश में सियासी पारा हाय है। आरजेडी और कांग्रेस सीएम नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, तो बचाव में बीजेपी और जेडीयू उतरी है। टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। और मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। जिनको बचाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब बिल लाया था, तो राहुल गांधी ने उसको फाड़ के फेंक दिया था। अभी गांधी मैदान में गले गले मिल रहे हैं। तो इन लोगों की नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। इन लोगों को नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सत्ता सुख किसी तरह प्राप्त हो उसी से, लेकिन जनता इस देश की सब देखती है और जनता देख रही है इनके कारनामों को। विरोध करना तो उनको जब नैतिकता स्थापित ही नहीं करना है, नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं है, तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या समर्थन करेंगे। इस बीच एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया, जिसकी तस्वीर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जाहिर है इसके जरिए तेजस्वी यादव ने मुस्लिम समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल तेजस्वी अपने मकसद में कामयाब होंगे, तो इसका जवाब चिराग पासवान ने दिया है। आज किस तरीके से राजद कांग्रेस के पीछे कुछ लग्गू की तरह लगी हुई है, किस तरीके से राहुल गांधी जी को ये लोग पूरे प्रदेश में घुमा रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है ना कि भैया राजद की ताकत कितनी ज़्यादा घट चुकी है कि एक ऐसा दल जिसके लिए कहा जाता था कि शायद बिहार में अब कुछ बचा नहीं है, उस दल को साथ में ले लेकर इन लोगों को घूमना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि राजद पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है और अब कांग्रेस जैसा दल जिसका देश भर में जनाधार कमज़ोर हो चुका है, उसके सहारे बिहार की नैया अब ये लोग पार करना चाहते हैं। एक समय था जब बिहार में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए आरजेडी ने सालों तक राज किया था, लेकिन जब बड़ा वोट बैंक जेडीयू के पाले में चला गया है, आरजेडी की कोशिश इसे अपने पाले में लाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा में मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत रही। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस देखने को मिली है और कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित भी हुई। सीएम सैनी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष कानून व्यवस्था पर राजनीति कर रहा है। पूरी रिपोर्ट। प्रस्ताव आया हुआ है, परंतु मेरा फिर से निवेदन है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था, लिहाजा कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही पूरे विपक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। इसी बीच कांग्रेस ने हरियाणा में क्राइम के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।
लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहकर मना कर दिया कि सदन को नियमों के मुताबिक चलने दे, अपने से नए नियम ना बनाएं। मैं काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के लिए भी समय दूंगा। शुक्रवार 22 अगस्त 2025 2 बजे मध्याह्न पश्चात सबसे पहले शोक प्रस्ताव, दूसरे नंबर पर प्रश्नकाल, तीसरे नंबर पर शून्यकाल, चौथे नंबर पर कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। नंबर 5 नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले या पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र। नंबर 6 नेवा पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नंबर 7 विधायी कार्य। शनिवार 23 अगस्त 2025 तथा रविवार 24 अगस्त 2025 को छुट्टी रहेगी। सोमवार 25 अगस्त 2025 2 बजे मध्याह्न पश्चात प्रश्नकाल, शून्यकाल, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किश्त प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रथम किश्त पर चर्चा तथा मतदान तथा विधायी कार्य। मंगलवार 26 अगस्त 2025 11 बजे प्रातः सर्वप्रथम प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल तथा वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमानों प्रथम किश्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक तथा उसके बाद विधायी कार्य। बुधवार 27 अगस्त 2025 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, शून्यकाल, निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव, अनिश्चित काल तथा सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव, नेवा पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले कागज पत्र, विधायी कार्य तथा कोई अन्य कार्य। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते स्पीकर ने सदन की कार्रवाई आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले पर काम रोको प्रस्ताव पेश किया। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही कांग्रेस विधायक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। आधे घंटे के बाद फिर एक बार सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस ने फिर मनीषा केस और हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते स्पीकर ने दूसरी बार सदन की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इस तरह ये करीब 6 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 27 अगस्त तक सेशन चलाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 23 और 24 अगस्त को सत्र नहीं चलेगा और उसके बाद भी मॉनसून सत्र जारी रहेगा। आपको बता दें कि शिक्षिका की मौत मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उनकी ओर से कहा गया है, भिवानी की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के समय में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। अपने घर का कांड जो इस बात को उठा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गंभीर विषय, अपने घर का इनका कांड, ये 2012 का एक बेहद निंदनीय जो कांड हुआ है। माननीय जज जी, ये वहां की बच्चियां निकल करके अपने घर से, आपके इनके अपने घर से बच्चियां निकल करके बाहर चली गई, उनको डर था। और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हमारा संरक्षण विभाग, उनके पास हो गई और उन्होंने जा करके उन बच्चियों को संरक्षण दिया। उनके इंटरफेयर से FIR दर्ज हुई। माननीय जज जी के समय में FIR तक दर्ज नहीं होती थी। और मैं दूसरे को इनके समय का कांड बताना चाहता हूँ, बड़ा निंदनीय है माननीय जज जी, ये डाबरा कांड हुआ इनके समय के अंदर, डाबरा कांड हुआ, आपको नहीं मालूम है, ये डाबरा कांड इनके समय के अंदर हुआ। माननीय जज जी, जो एक बच्ची जो मात्र 16 वर्ष की थी, 16 वर्ष की बच्ची अपने नाना के घर जा रही थी, रास्ते में इनकी सरकार ने उसको अगवा कर दिया गया और बलात्कार किया गया, गैंग रेप हुआ उसके साथ। और गैंग रेप किया, उसके पिताजी लगातार संघर्ष करते रहे, FIR दर्ज नहीं हुई। हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहमति पर बात हुई है।
जिससे प्रदेश के विकास की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हो सके। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा का मानसून सत्र शांति के साथ चल पाता है या फिर संसद की कार्रवाई की ही तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले से अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों की नसबंदी करवाई जाएगी और खूंखार कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। रिपोर्ट देखें। आवारा कुत्तों की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है। मासूम बच्चों की जान जा रही है। ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है। आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने सुरक्षित रखे फैसले में कहा कि अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे, साथ ही खतरनाक और सिर्फ बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में भेजा जाएगा। अब सुप्रीम फैसले को भी जान लीजिए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। केवल निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। कुत्तों को जहां से उठाया गया है उन्हें उसी स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। हर वार्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिसके लिए एनजीओ को 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। आपको बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिस पर पशुओं के अधिकार को लेकर काम करने वाले कई संगठनों ने चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग की थी। लेकिन अब जब सुप्रीम फैसला आ गया तो डॉग लवर्स में खुशी का माहौल है। केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूं कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूं कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। इसमें जो ह्यूमंस का है वो भी वेलफेयर देखा जाए। एक तो हमको डॉग लवर्स के जो वो टैग दे दिया गया है, एक्चुअली वी आर थिंकिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, रेबीज फैल रहा है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि डॉग्स आर द मोस्ट जेंटल सोल्स ऑन दिस अर्थ, मोस्ट इनोसेंट एंड जेंटल। अग्रेसिव कौन है? अग्रेसिव तो ह्यूमंस है, और डॉग अगर अग्रेसिव हुआ है वो किसी रीजन से हुआ है। बट उल्टा जितना आपका बजट उस चीज को करने में है, आप अपनी एमसीडी अथॉरिटीज को उस चीज से ट्रेन करें कि वो वैक्सीनेट करें, स्टेरिलाइज करें, नसबंदियां करें, ताकि हमारे डॉग्स को एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिल पाए, हमें एक सपोर्ट मिल पाए। जितने भी एनिमल हेटर्स जो कह रहे हैं अपने घर में रख लो, हमारे बच्चों को काटते हैं, उनको एक सपोर्ट मिल पाए ताकि रेबीज ना फैले। वहीं आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम फैसले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और मेयर राजा इकबाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। पिछले 3 साल से लोक अभियान के माध्यम से हम आवारा कुत्तों के काटने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। हम कोई कुत्ता विरोधी नहीं है, पर इस जजमेंट में बड़ी लैंडमार्क चीजें जो उन्होंने बोली हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये बोली है कि एमसीडी इसी तरीके से कुत्तों को पकड़ने का काम जारी रहेगा, शेल्टर होम बनने का काम भी जारी रहेगा, और जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनमें जिनको रेबीज है या जो काटते हैं या जो आतंकित हैं, उन कुत्तों को किसी भी हालत के अंदर छोड़ा नहीं जाएगा, जो कि पिछले एबीसी रूल्स के अंदर नहीं था। तो एबीसी रूल्स की समीक्षा अब ये बेंच करेगी और हो सकता है एबीसी रूल्स दोबारा से बने पड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी ऑल इंडिया के अंदर सब केस हैं वो एक जगह ट्रांसफर किए जाएंगे जी, और ये केस अभी आगे चलेगा। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि
कुत्तों को कहीं पर भी, आवारा कुत्तों को कहीं पर भी आप स्ट्रीट्स के ऊपर, पार्क के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप खाना नहीं खिला सकेंगे जी। कोई डेजिग्नेटेड प्लेस होगा, वहीं जाकर आप सिर्फ कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली या पूरे देश के अंदर आप कहीं भी खाना डाल सकेंगे जैसे पहले डाल रहे थे। देखो, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो एनजीओज थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं, जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं, तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं। नया निर्णय उन जानवर प्रेमियों और कार्यकर्ताओं की अपीलों के जवाब में आया है जिन्होंने पहले के आदेश पर भारी विरोध और कानूनी चुनौती पेश की थी। कोर्ट ने अब अपने पूर्व आदेश पर संशोधन करते हुए एक ऐसे रास्ते पर सक्रिय कदम बढ़ाया है जो जन सुरक्षा और जानवरों के कल्याण दोनों को संतुलित और सुरक्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।